गुड इवनिंग गाइस, मैं अनुज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के इस क्लास में। गाइस हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस का दो टॉपिक आता है, पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम रिएक्शंस को देखते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमको बताता है कि कौन सा रिएक्शन किस पे हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव बताता है कि एनोड पे कितनी क्वांटिटी में, यानी कि कैथोड पे कितनी क्वांटिटी में रिएक्शंस हुआ है, यानी कि उसमें कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुए हैं, कितनी अमाउंट ऑफ गैस निकली है, इन सब के बारे में जानकारी देता है हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग निपटा लेते हैं जो लास्ट क्लास में नहीं बता पाए थे, वो था इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? देखिए, इक्विवेलेंट मास को सिंपल से डिफाइन किया गया है कि इट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड द वैलेंसी फैक्टर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास का अगर आप डिवाइड लगा दो उसके वैलेंसी फैक्टर से, तो उसको बोलते हैं उसका इक्विवेलेंट मास। अब बात आई वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। वैलेंसी फैक्टर कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है उससे डिवाइड लगा दो, यानी कि उसका आप बता सकते हो सिंपली कितना रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए इक्विवेलेंट क्या होता है, बोलेंगे द रेशियो ऑफ molecular mass, the ratio of molecular mass and its valency called equivalent मास। इक्विवेलेंट मास को शो करते हैं ई से, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर मास बाई एक्स। एक्स क्या होता है यहाँ पे? वैलेंसी फैक्टर होता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं किसी का एक एग्जांपल लेके मैं दिखा देता हूँ। एग्जांपल में लेता हूँ, मान लीजिए एग्जांपल ले लिया मैं कैल्शियम का। कैल्शियम का मैं पूछ रहा हूँ आपसे, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास कैल्शियम। आप जानते हो कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम 2040, यानी कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40 होता है। और आप जानते होंगे कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? कैल्शियम आप कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 20 है, तो 2 8 8 2 ये होगा 2 8 10 8 18 2 20, यानी कि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर यानी x कितना हो गया? इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो आप लिख लीजिए 2, यानी कि x की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? वैलेंसी आ गया इसका 2। अच्छा जी, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास आपको दिख रहा है 40। बस इसका इक्विवेलेंट आप मास निकाल सकते हो। क्या होता है? m/x। m कितना है आपका? 40 बाई x कितना है? 2। 2 से डिवाइड लगा दो, 2 से 40 कट लगा दो, कितना हो गया? 20, यानी कि 20 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम, ठीक है। या फिर मान लो से कहता हूँ कॉपर का बता दो, तो कॉपर का आप क्या कैसे बताओगे? लो कॉपर का मैं आपसे कह दिया, तो कॉपर का कैसे बताओगे? सिंपलेस्ट है एकदम कॉपर का। आपको कॉपर का दे दिया जाएगा मास है कॉपर का 63.5। इस रिएक्शन में आप नियर अबाउट 64 मान लो, ठीक है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल नहीं यहाँ पे सीखना है, बस एक टेक्निक बता रहा हूँ, आइडिया बता रहा हूँ आप इक्विवेलेंट मास को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? 64 है। तो 64 यहाँ पे इक्विवेलेंट मास है। अब आपको यहाँ पे इसकी वैलेंसी तो पता नहीं है, लेकिन मैं कॉपर की इतने सारे रिएक्शन कराते हुए आ रहा हूँ, आपको पता होगा इसके ऊपर चार्ज कितना आता है। तो आपको पता होना चाहिए कॉपर के ऊपर आता है प्लस का 2 चार्ज। कितना आता है? प्लस का 2 चार्ज। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। बस कुछ नहीं करना, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास 64 डिवाइड लगा दो 2 से, कितना आ गया? 32 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। आप सिंपल में यही बोल सकता हूँ इक्विवेलेंट मास निकालने की सबसे इजी टेक्निक, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मास बाई एन। एन क्या होता है? ये मेरा टेक्निक है। एन क्या होता है? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवॉल्व इन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं उनका नंबर लिख लो सीधे, ठीक है। वही बात पड़ेगा, यानी कि आप इस कॉपर का कर सकते हैं यहाँ पे ना, कॉपर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लिया, Cu बना लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने इवॉल्व हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बस 2 का तुम क्या कर दियो? डिवाइड कर दियो। वही बात पड़ेगा। अपने कहने का सबका नजरिया अलग अलग होता है, बाकी बात एक ही है, ठीक है। तो मटेरियल जो रहता है सबका सेम ही रहता है, बस कहने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। सबके तरीके अलग होते हैं। तो ये रहा आपका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के बारे में आप ये नोट कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट आई थिंक आपको ले लेना चाहिए, और कॉपी में नोट कर लीजिए व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड इट्स वैलेंसी कॉल्ड इक्विवेलेंट मास।
इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ओके, मैं इसका रफ कर रहा हूँ। चल देखिए, इक्विवेलेंट मास को आपने क्लियर कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं टॉपिक क्वानिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वानिटेटिव एनालिसिस, क्वानिटेटिव एनालिसिस, क्वानिटेटिव एनालिसिस। और इसमें हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ। क्या पढ़ेंगे? फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या होता है? फैराडे लॉ ही बताते हैं कि कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, कितने अमाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, इसका कैलकुलेशन करने का तरीका। देखिए, फैराडे के कुल 2 लॉस है। आज हम पढ़ेंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, कल पढ़ेंगे फैराडे के सेकंड लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। फिर चैप्टर को हम बाइंड अप करेंगे कंडक्टेंस बढ़ाने के बाद। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोलिसिस एकदम खत्म होने के कगार पे है और ऐसे ही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, चलिए आपको शुरू करते हैं फैराडे लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, FIRST, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए बात आपसे यहाँ बताते हैं कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, बीकर है। आप जानते हो बीकर में क्या होता है, यहाँ पे लगा रहता है एक एनोड और एक लगा रहता है कैथोड। ठीक है जी। एनोड पे कैसा चार्ज होता है? एनोड पे होता है पॉजिटिव का चार्ज। हम जानते हैं एनोड या कैथोड को चार्ज की बेसिस पे हम जज नहीं करते हैं। ठीक है, एनोड पे क्या होता है? पॉजिटिव का चार्ज और कैथोड पे होता है नेगेटिव का चार्ज। ये हो गया आपका, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। अब जानते हो एनोड और कैथोड को हम बैटरी से जोड़ते हैं, तो चलिए इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बैटरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जोड़ दिए, माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से। ठीक है, अब जानते हो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हो और इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल भरा रहता है। यहाँ पे इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल भरा रहता है और जब जानते हो आप केमिकल को भरते हैं और बैटरी से जब जोड़ देते हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू केमिकल एनर्जी को बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं? आप जानते हो कि हमारे इस केमिकल के अंदर कुछ ना कुछ होगा। पहला होगा क्या होगा? पहला होगा कैटायन और दूसरा होगा एनायन। आपको पता होगा कि कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव का होता है, तो जाएगा किधर जाएगा? ये होता है आपका एनोड और ये होता है कैथोड। तो कैटायन कहाँ जाएगा? कैटायन जाएगा कैथोड की एनोड की ओर, जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर कैसा है? प्लस चार्ज। और कहाँ जाएगा? माइनस चार्ज की तरफ। और यहाँ पे देखिए एनायन जो उसके ऊपर माइनस का चार्ज है और ये कहाँ जाएगा? प्लस चार्ज की ओर। और प्लस चार्ज कौन है आपका? कैथोड है। ऐसे सब मूवमेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितना यहाँ पे आके कितने मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट होंगे एनोड पे, या यहाँ पे कितना मटेरियल डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ये किस बात पे डिपेंड करता है? तो फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में यही बताया है कि आप जितना अमाउंट ऑफ करंट पास करोगे उतना यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना होगा। यानी तुम अधिक करंट पास करो तो अधिक इलेक्ट्रोलिसिस होगा। जब तुम अधिक इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना देखोगे तो यहाँ पे अधिक मास यहाँ पे केमिकल का डिपॉजिट होगा। यानी कि आप जितना अधिक यहाँ पे क्या पास करोगे? इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे। यानी कि जितना तुम करंट पास करोगे उतना ही क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारे इसमें देखा जाएगा क्या? इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना। और इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना जितना ही अधिक होगा उतना अधिक मास यहाँ पे कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट होगा। यानी कि एक तरह हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम क्या देते हैं? चार्ज देते हैं। मान लो चार्ज क्यू देते हैं। जब चार्ज क्यू देते हैं तो इस यहाँ पे जाता है चार्ज क्यू और इस कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिस में चार्ज क्यू घूमता है और घूमता है, यानी कि तुम्हारा क्या रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। जब चार्ज फ्लो करता है यानी कि करंट फ्लो होता है। यानी करंट कैसे बनता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो से करंट बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बनाएगा। इसी करंट की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? मास डिपॉजिट होगा। आपको जैसे पता होगा जब मैं सोडियम क्लोराइड का करा रहा था इलेक्ट्रोलिसिस, तो सोडियम क्या होता था? प्लस चार्ज था उसके ऊपर, वो कहाँ डिपॉजिट होता था? एनोड के ऊपर। और क्लोरीन पे क्या होता था? क्लोरीन के ऊपर तो था माइनस चार्ज, वो क्या होता था? गैस के फॉर्म में कैथोड से लिबरेट हो जाता था। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है? बताता है कि मास डिपॉजिटेड और गैस liberated at
any electrode is directly proportional to the passing current in electrolyte in the phenomena of इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, कहता है कि मास डिपॉजिट और गैस लिबरेटेड, यानी कि उस रिएक्शन में कुछ कंपाउंड ऐसे बनते हैं जो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, वो यहाँ रिएक्शन में डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिपॉजिट हो सकते हैं, जिनका वेट इतना अधिक होता है कि वो उड़ नहीं सकते। तो जिनका वेट अधिक नहीं होता, ध्यान दीजिए, जिसका वेट अधिक नहीं होता है वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। बट जिनका वेट अधिक होता है वो क्या होता है, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जिनका वेट अधिक होता है वो डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, मास उनका क्या होता है, डिपॉजिट होता है। बट जिनका वेट हल्का होता है वो क्या होता है, वेट उनके बहुत कम होता है, तो क्या होता है, गैस के फॉर्म में लिबरेट कर जाते हैं। तो फैराडे कहता है कि मास डिपॉजिटेड और गैस लिबरेटेड at any electrode is directly proportional to the passing current in electrolytic in the phenomena of electrolysis। आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो कि mass deposited और gas liberated at any electrode is directly proportional to the passing, आप चार्ज लिख लो। ठीक है, passing charge is the very best language, passing charge in electrolyte in the phenomena of electrolysis। क्योंकि आप चार्ज को ही पास करते हो और वही चार्ज टाइम के साथ क्या बनाता है, करंट बनाता है। ठीक है, वो चार्ज डायरेक्ट लिंक है आपके करंट से, एक ही बात है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट स्टैंडर्ड होते हैं, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप चार्ज लिखोगे। ठीक है, तो क्या कहता है फैराडे, मैं फिर से समझाता हूं, फैराडे लॉ का फर्स्ट यही बात कहता है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमिना में जितना अधिक चार्ज फ्लो कराओगे, कहां पे, जितना अधिक चार्ज पास करोगे इलेक्ट्रोलिटिक फिनोमिना में, कहां पे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। ध्यान दो, इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमिना में आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जितना अधिक चार्ज पास करोगे उतना अधिक इलेक्ट्रोलिसिस होगा और उतना अधिक क्या होगा, मास डिपॉजिट होगा। उतना अधिक मास कहां डिपॉजिट हो रहा, वहां कहां पे, इलेक्ट्रोड पे। तो ये होता है मास डिपॉजिटेड और गैस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पासिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट इन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूले के फॉर्म में हो जाए कुछ, देखिए, यानी कि मास, यानी कि डब्ल्यू क्या होता है, वेट। तो वो मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की। मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि वेट क्या है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज, यानी कि आप जितना अधिक चार्ज पास करोगे इस सॉल्यूशन में उतना अधिक क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। और जितना अधिक इलेक्ट्रोलिसिस होगा उतना अधिक आपका यहाँ पे क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डिपॉजिट होगा। कहाँ पे, आपके एनोड पे, यानी कि उतना अधिक क्या होगा, उसका वेट डिपॉजिट होगा। ठीक है, उतना अधिक उसका मास डिपॉजिट होगा। यानी कि मास डिपॉजिटेड और गैस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होगा, चार्ज पासिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट इन दी फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि जितना तुम करंट पास करोगे, जितना चार्ज पास करोगे, उतना ही तुमको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस देखने को मिलेगा। और जितना इलेक्ट्रोलिसिस देखने को मिलेगा उतना अधिक हमारे इलेक्ट्रोलाइट का मास इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पासिंग थ्रू चार्ज इन एनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ओके, तो यानी कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। जब हम कभी यहाँ से वेट यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं, जेड। अच्छे से मैं जेड बना दूं, ये रहा जेड, और क्यू का क्यू यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब बात है यहाँ पे जेड क्या होता है, जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू इज चार्ज। क्या होता है यहाँ पे, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज तुम यहाँ पे फ्लो कराते हो। और यहाँ क्या है, ये वेट है, यानी कि कितना मास डिपॉजिट। तो मास डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, वो कैथोड भी हो सकता है और वो एनोड भी हो सकता है। यानी कितना मास तुम डिपॉजिट कराना चाहती हो ये डिपेंड करेगा चार्ज पे। सारी बात मिला जुला के कविता का सार यही है, तुम जितना अधिक चार्ज सर्किट में फ्लो करोगे, यानी कि सॉल्यूशन में फ्लो करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारा मास कैथोड या एनोड पे डिपॉजिट होगा। यही फैराडे का फर्स्ट स्टेटमेंट है, आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो। अब बात है यहाँ पे जेड क्या होता है।
जेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब आप जानते हो फिजिक्स में पढ़े होंगे कि चार्ज क्या होता है क्यू, करंट क्या होता है आई, टाइम क्या होता है टी, इनमें रिलेशन क्या है। आप जानते हो कि करंट डिफाइन एज दी चार्ज फ्लो इन एनी सर्किट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट, यानी कि बोल सकते हो सिंपल द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यार सिंपल क्या बजाना है, आई इसको क्या हो जाएगा क्यू बाई टी, यानी कि कहीं रेट की बात आती है तो टाइम का हम डिवाइड लगाते हैं, कहीं भी जब रेट का बात आता है तो आप क्या करते हो उस चीज से टाइम का डिवाइड कर देते हो। तो हम कह रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का रेट, तो रेट का मतलब क्या हो गया, चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो, क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। अब क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्यू का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्यू किधर लाइए, आई टी यहाँ लाइए, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आई इंटू टी, क्या लिख लीजिए डब्ल्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, यानी कि वेट स्क्वायर टू आ जाएगा जेड इंटू आई टी, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। ठीक है, अब बोर्ड का सबसे प्यारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करो। बोर्ड का सबसे प्यारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना। ठीक है, तो आप सोचिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को आप डिफाइन कैसे करोगे। ठीक है, आई थिंक आपने सोच लिया होगा, इसको पहले आप नोट करिए, अपने कॉपी में काम करिए, पहले नोट करिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने में हेल्प करता हूं। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर मैं टाइम को कितना कर दूं 1 सेकेंड, आई यानी करंट कितना कर दूं 1 एम्पियर, तो तुम्हारा भाई डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड होगा नहीं। यानी कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं, ध्यान दो इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमिना में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिपॉजिटेड मास ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इक्वल्स टू क्या होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लिख सकते हो in the phenomena of electrolysis in the phenomena of electrolysis 1 ampere current passing in electrolytic solution in 1 second, then deposited mass or liberated gas at any electrode is called इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यानी कि अगर आप 1 सेकंड में 1 एम्पियर अगर आप 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में फ्लो कराओ तो आपके इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर जो भी यहाँ पे क्या होगा मास जो डिपॉजिट होगा या गैस लिबरेट होगी किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वही तो क्या तुम्हारा बन जाएगा, इक्वल हो जा रहा है किसके, तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। ये बोर्ड में आता है, इसको आप हमेशा लर्न करके रखना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ पोर्शन कंप्लीट। तो मैं एक बार फिर से फॉर्मूले को अच्छे से खोल देता हूं, तो आगे हम न्यूमेरिकल ही बात कर सकते हैं। चलिए करा दें, चलिए फिर से बताता हूं। फेराडे यही बात कहते हैं कि जितना अधिक तुम चार्ज पास कराओगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर चार्ज पास कराने के बाद देखोगे कि क्या होगा, मास डिपॉजिट होगा किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। यानी कि मास डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड, और यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर क्या होगा आई टी। एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला क्या बन गया वाला जेड इंटू आई टी। अब तुम कहोगे यहाँ पे जेड क्या है, जेड का भी कुछ फॉर्मूला होता हो, तो जेड हमेशा देखो जेड इक्वल टू होता है ई बाई एफ। क्या होता है, ई बाई एफ। अब कहोगे ई क्या है, याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये हो गया जेड तुम्हारा। लेकिन मैं इक्विवेलेंट मास के बारे में बताया था, कुछ याद है, ई क्या है, इक्विवेलेंट मास, और एफ क्या है, फेराडे
कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। ओके, तो अगर चाहो तो इसकी वैल्यू रख सकते हो। डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा E/F इंटू IT। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना फॉर्मूला बन सकता है, तुमको बस ये बेसिक याद रखना। ठीक है, अब आप जानते हो ई भी किसके इक्वल आता है, आपको याद होना चाहिए ई किसके इक्वल आता था, मॉलिक्यूलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर x। ये भी रख दो, क्या बन जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर आपको बन जाएगा, क्या हो जाएगा M/XFI इंटू टी। देख रहे हो इतना बड़ा फॉर्मूला बन गया। तो ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुमको लर्न क्या करना है, तुमको लर्न ये करना है, बाकी फॉर्मूला खोलने आना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल के साथ शुरू करते हैं अपने इस जर्नी को। तो ठीक है, सबसे पहले हम इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ। तो ठीक है, आप क्या करो, सबसे पहला काम रहेगा आप जितने फॉर्मूले पढ़े उसको एक बार कॉपी में रिवाइज करो, फिर मैं क्वेश्चन को बोर्ड में लिखता हूँ टाइम बचाने के लिए। आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है कि जो CBSE 2017 में आया हुआ है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड 6 मिनट विथ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, फाइंड दी मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। जबकि आपको कॉपर का मॉलिक्यूलर मास दिया है 63.5 mu। ओके जी, जो दिया पहले काम होता है लिखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। ठीक है, आपको टाइम दिया कितना दिया है 6 मिनट, टाइम कितना दिया है 6 मिनट। कभी भी टाइम दिया रहा है किसमें, मिनट में हो घंटे में हो, तो आप किसमें बदलना है, सेकंड में। आप जानते हो एक सेकंड में सॉरी आई एम सो सॉरी, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 6 मिनट में कितने सेकंड, तो हो जाएगा आपका 360 सेकंड। कैसे जी, ऐसे जी, ऐसे 60 इंटू 6। ओके, चलिए फिर क्या करना है कि करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू कितना दिया है 1.5 एम्पियर दे दिया है। ओके जी, फाइंड द मास ऑफ कॉपर, यानी कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, यानी आप क्या पता करना है, डब्ल्यू फाइंड करना है। ओके जी, जबकि आपको दे दिया वेयर द CU का कितना दे दिया आपको, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आपको CU दे दिया है 63.5, नियर अबाउट तुम मान सकते हो 64 फॉर द सॉल्यूशन। ओके, अच्छा जी, अब आपके रियल ये फॉर्मूला, मतलब इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद है क्या तुमको, तो इससे रिलेटेड आपके लिए कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कहता है W = ZIT है, तो क्यों होता है, क्यों कॉलम लिख लिया IT। ओके, W = Z तो हमको पता ही नहीं है, फाइंड करते हैं ना। Z आपको बताए थे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था E/F के। अच्छा, E तो हमको नहीं पता, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा कोई बात नहीं, E = किसके होता है आपको बता दें, E पहले फाइंड कर लो, E = होता है मॉलिक्यूलर मास बाई x, यानी वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे पता करें कॉपर का, अरे वाह, क्वेश्चन में दे रखा है 64, वेरी गुड। वैलेंसी हमको कॉपर की पता ही नहीं है, बहुत अच्छा, अभी तक पढ़ने आ रहे हो, तुमको मैं कॉपर सल्फेट का तुम इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, CuSO4 को मान तुम कराते हो, क्या बनता है Cu +2 प्लस का SO4 -2, यानी कॉपर कितना है +2 है ना, यानी कि 2 है, तो आप यहाँ लिख दो x = कितना आपको पता चलेगा 2, यानी 2 कितना आ गया 32 आ गया। इलेक्ट्रोकेमिकल हम यहाँ से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 32/, यहाँ लिख सकते हो कितना आ गया 32/, F की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम, ये तो पता ही रहता ना। ठीक है, यानी कि अब Z की वैल्यू कितना आ गया, Z की वैल्यू आ गया 32/96500 कूलम इंटू IT, I कितना I 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर, T कितना है I इंटू T है ना, T कितना है 360। आओ सॉल्व करते हैं, जितना हो पाएगा उतना सॉल्व करेंगे, और क्या 0 से 0 गया। ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम और कर सकते हैं क्या, चलो 32 × 36 × 1.5 डिवाइड बाई कितना हो गया 9650। अब मल्टीप्लाई कर लेना यार तुम अपने फ़ोन के कैलकुलेटर से, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे ग्राम में लिख लेना। अब बैठ के अगर सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। वैसे चलो करते हैं, कैलकुलेटर मंगाते हैं, चलो कोई बात नहीं, इतना अधिक लाचार नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं। अगर केमिस्ट्री में ना लिखे छोड़ दिए तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चलो देख लेते वैसे
32 36 को मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 18 19, 3 दूना 6, 3 3 9, 2 9 1 10, 9 6 15 को 5 हासिल 1, 9 1 10 1 11। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कैसे करो, 1.5 से करो, यानी कि 1.5 से 15 से कर दो, 5 दूनी 10 को सुन हासिल 1, 50 25, 1 50 25, 1 26 को 6 हासिल 2, 5 के नाम 5 2 7, 5 के नाम 5 कटा, 1 दुआएँ 2, 1 बच्चे 5, 1 के नाम 1, 1 पन्ना 1 0, 6 2 8, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7 1, 1 पॉइंट डेसिमल लग गया, कितना हो गया 172, कितना हो गया 1728 डिवाइड बाई कितना आ गया आपका 9650। अब तुम्हारा काम इसका कैलकुलेट करोगे, ये आंसर आ गया ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, इतना तो तुम कर ही सकते हो यार, इतना लिख लेना, ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ग्राम में अगर तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, तो आएगा नियर अबाउट आपका 0.017 ग्राम इज दी आंसर। आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और छाप लो। ठीक है, क्योंकि छाप ही सकते हो तुम लोग, सॉल्व तो करोगे नहीं। अच्छा, पहला क्वेश्चन था ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आप ध्यान से कंसिडर होकर देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। ये क्वेश्चन आईएससी में आया हुआ है, आईएससी का क्वेश्चन है जो आया हुआ आपका 2018 का है। इसको आप क्या करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। तो क्या कर रहा है कि, और ऐसा क्वेश्चन नीट में भी एक बार आया था, जो मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है, वैसे मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, यही था क्वेश्चन, बस वहाँ पे वैल्यू बदला हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ Hg डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड बाय इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑफ HgNO3 टू 1 मोलर सॉल्यूशन विथ करंट पासिंग 3 एम्पियर फॉर 6 मिनट। यार सिंपल है, पूछा क्या हाउ मैनी मोल्स ऑफ Hg, यानी तुम पूछा क्या है मोल्स, यानी कि n पूछा है तुमसे, कोई बात नहीं। Hg डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड बाय इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑफ HgNO3, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की मोलैरिटी तुमको 1 मोलर दिया, कोई मतलब है नहीं है, चूतिया बना रहा है। विथ करंट पासिंग, करंट कितना पास कर रहा है, इसको 3 एम्पियर फॉर कितना मिनट, यानी 6 मिनट। टी इसको कितना दिया है आपका 6 मिनट दिया है। फिर वही बात, आपको मिनट को सेकंड बदलना है, 1 मिनट में 7 सेकंड तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 मिनट में कितना 3600 वेरी गुड, 360 सेकंड तक 3600 मार देंगे, कहीं हम ही नहीं गलत है यार। 1 मिनट में 60 तो 6 में कितना होगा 636 0, हाँ सही है 360 सेकंड, करेक्ट 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 अंडरस्टैंड। अच्छा, क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑफ HgNO3, ध्यान दीजिए क्या होता है, इसको आप चार्ज की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ऐसे हो जाएगा, जानते हैं, इसका चार्ज यहाँ दीजिए, इसका चार्ज यहाँ दीजिए। कैसे, मानिए आपके पास क्या है HgNO3 है, इसका ट्वाइस है, इसको आप तोड़ेंगे तो लिखना पड़ेगा आपको Hg और यहाँ लिखेंगे NO3, लिख लीजिए। पहले होता है प्लस और बाद में होता है माइनस। यहाँ नंबर कितना 2 है ना, इसको नंबर दे दीजिए 2, यहाँ नंबर 1 है तो इसको दे दीजिए नंबर 1। Hg कितना चार्ज आ रहा है भैया, +2 आ रहा है, यानी आपको दे दिया कितना, बैलेंसी फैक्टर दे दिया Hg का, क्योंकि इसी का आप मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो 2 दे दिया है। आज का मॉलिक्यूलर मास तो आपको दिया ही नहीं, तो मान लो मॉलिक्यूलर मास सेम ही है, क्या कर सकते हैं, दिया नहीं तो वैसे आपको लर्न करना चाहिए, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं। आइए फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला से वेट पता कर लेते हैं। अब मोल का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, मोल का क्या होता है, n = होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, n = होता है W/m। जब मैं मोल का लेक्चर लगा रहा था पहले तो आपको बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ, तो W/m होता है। यहाँ वेट में निकाल सकता हूँ, क्योंकि फैराडे लॉ वेट के बारे में बात करता है, तो वेट निकालूंगा, वेट का डिवाइड कर दूंगा, यहाँ से हमको मोल्स मिल जाएगा। आइए देखते हैं, वेट इसको क्या होता है, Z × IT भैया, ओके कोई बात नहीं, Z। अब आई यहाँ पे Z की बात, तो Z यहाँ पे कैसे निकलेगा, Z हम आपको बताया था ऑलरेडी, Z इसको क्या होता है E/F, और E कैसे निकलेगा, E कैसे होता है, E = होता है, E = होता है m/x, यानी कि बैलेंसी फैक्टर डिवाइड कर जाएगा आपका। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे Z = m/xf, कुछ समझ रहा है ना, E की वैल्यू में उठा के यहाँ पे रख दिया हूँ, क्योंकि m हमको दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन x दिया, f दिया है, काम बन जाएगा। आइए Z की वैल्यू रखिए, यहाँ पे उठा के रखिए, Z की वैल्यू कितना है, m × I × t बाई कितना x × f, यानी वेट कितना आ गया, वेट आ गया तुम्हारा m, हमको पता नहीं है। I कितना दिया, करंट 3 एम्पियर, t टाइम कितना दिया, टाइम 360 सेकेंड, x कितना दिया, x यानी बैलेंसी फैक्टर 2 दिया है 2,
फैराडे कांस्टेंट कितना होता है? फैराडे कांस्टेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 96500 कूलम, हमेशा रट लो इसको, ठीक है। कितना आ गया? 96500 कूलम, ओके। एक जीरो से एक जुड़ गया, 2 18 36, ओके। तो वेट कितना आ रहा है तुम्हारा? वेट आ रहा भाई m इंटू 18 3 18 18 36 54 54, ओके। डिवाइड बाई कितना आ रहा है? डिवाइड बाई आ रहा है 9650 आ रहा है। और वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करो मोल्स में। वेट हमारा ये हो गया, यानी सोच क्या होता है वेट? वेट हमारा है m, ये क्या होता है? मोल्स क्या होता है? वेट बाई m होता है, मास। और वेट कितना दिया आपको? वेट आपको दिया है, वेट आपको m मिल गया, तो वेट हो गया m इंटू 54 बाई 9650 डिवाइड बाई, ये सब वेट है, ठीक है। ये क्या है? आपका वेट वाला है। इस वेट की पूरी वैल्यू यहाँ पे रखा हूँ और फिर डिवाइड में m है। देखिए m से m गया, क्या हो जाए? इसको 54 बाई 9650 कितना आएगा? कैलकुलेट करो। 9 के 9 18 27 54 36 36 36 36 36 37 38 38 38 39 40 40 को जीरो लगा हाथ में, जीरो 0 पॉइंट, फिर 40 को जीरो हाथ में लगा जीरो, और 3 का 9 चौको 12 3 15 6 18 3 7 21 21 को एक लगा हाथ में, और 3 12 3 15 6 18 19 20 21 को एक लगा हाथ में, एक लग गया, इतना ग्राम आ जाएगा। इज दी आंसर, यानी कि इतना ग्राम डिपॉजिट, सॉरी आई एम सो सॉरी, इतना मोल्स डिपॉजिट होगा, यानी 0.011 मोल्स डिपॉजिट होगा, ठीक है। इतना मोल्स डिपॉजिट होगा कहाँ पे? इतना मोल्स डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में, या फिर आपके कंप्यूटर जेई नीट हो गया, जेई हो गया, आपके नीट हो गया, या फिर बोर्ड हो गया, आईसीसीएसई, यार हर जगह ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो केमिस्ट्री जो होता है, मैं आपको बता दूं रियलिटी में, केमिस्ट्री जो होता है, जो क्लास 12 का है, जो 11th का है, वही सेम कॉम्पिटिटिव लेवल का है, एक बूंद का डिफरेंस नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि थोड़ा सा बोर्ड लेवल हमको थोड़ा सा नीचे नीचे पढ़ाया जाता है, ऊपर ऊपर का छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको ऊपर ऊपर लेवल का भी बताऊं, तो ऊपर ऊपर लेवल का पूरा ही कंप्लीट क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप पूरा अपना प्रयास करिएगा कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड मैं आपको कराता जाऊंगा टाइम्स आने पर। तो आप इसका क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और यहीं पर हम चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में नई क्वेश्चन, नई एनर्जी, नई ताकत, नई जोश के साथ। बाय बाय।